दोस्तों, कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। इन क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। बट उसको पढ़ाने से पहले, बिकॉज आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत हुई थी वो पुर्तगालीज 1498 में भारत आए थे, वहां से हुई थी। तो उसको पढ़ाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि उस टाइम पे भारत में क्या चल रहा था। उस टाइम पे भारत में मुगलों का शासन था। तो उससे पहले हम आपको शुरुआत करेंगे मुगल काल से। मुगल काल 2-3 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, उत्तर मुगल कालीन तक हम नहीं जाएंगे। और वहां से कंप्लीट होने के बाद हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। तो मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 में, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। अब बाबर कैसे भारत आया, कैसे उसने विजय प्राप्त की पानीपत की लड़ाई में, आज हम आपको बाबर की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, समझते हैं और चलते हैं बाबर की हिस्ट्री को जानने के लिए। तो बाबर, एक छोटी सी जगह थी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक छोटी सी जगह थी फरगना। जगह का नाम था फरगना। तो बाबर था फरगना का शासक। तो फरगना कहाँ? उज्बेकिस्तान में। तो बाबर जो था, अगर हम देखें, बाबर जिसने 1526 से 1530 तक भारत पे राज किया, फरगना का एक शासक था। तो बाबर के जो पापा थे वो तैमूर के वंशज थे और उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। और बाबर की जो माँ थी वो चंगेज खां के वंशज थी। तो पापा जो थे इसके, वो थे तैमूर के वंशज और चंगेज खां की वंशज जो थी वो थी इनकी माँ। ये तो बाबर का हिस्ट्री हुआ। और बाबर का जो जन्म था वो हुआ 1483 बाबर का जन्म होता है। अब बाबर का जब जन्म हुआ तो इसके पापा जो थे 1494 में एक्सपायर हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर महज 14 साल का एक छोटा सा बच्चा, महज 14 साल का, 14 वर्ष की एज थी, 14 साल की एज में बाबर बन गया कौन? शासक। कहां का? फरगना का। तो महज 14 साल की एज में बाबर फरगना का शासक बना। 11 साल की एज में, सॉरी, तो 11 साल की एज में बाबर शासक बना। आज के टाइम 11 साल के बच्चों को हम बच्चा समझते हैं, लेकिन यहाँ 11 साल के बच्चा फरगना का शासक बनता है। तो जब ये 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बना तो इसने क्या किया? सबसे पहले एक जगह थी वहां पे समरकंद, एक जगह का नाम था समरकंद। तो सबसे पहले इसने सेम 1494 में इसने समरकंद पे आक्रमण किया और उसको वो जीत नहीं पाया। तो ये इसकी पहली सैन्य अभियान था जो इसने किया। फिर इसने अगेन समरकंद को जीता कब? 1497 में। कितने दिनों के लिए जीता? महज 100 दिनों के लिए। बाबर बनता है शासक कहाँ का? फरगना का। फरगना का शासक बनने के बाद उसने जो 11 वर्ष की एज में पहला 18, तो पहली उसने जो सैन्य अभियान किया वो किया 1494 में। किस पे? समरकंद पे। अब जो पहला लड़ाई किया समरकंद पे वो हार गया, जीता नहीं। तो उसने क्या किया? 3 साल के बाद एक बार फिर दोबारा आता है पिक्चर पे, और 3 साल के बाद 1497 में उसने समरकंद पे ही आक्रमण करता है। और समरकंद पे आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया? इसको जीता। और कितने दिनों के लिए जीता? 100 दिन के लिए। इस तरह से उसने समरकंद को 1497 में 100 दिनों के लिए जीता। फिर अगेन 1501, उसके 4 साल बाद फिर तैयारी करता है, पूरा लड़ाई करता है, फिर समरकंद जीतता है। और इस बार जो समरकंद उसने जीता है वो कितने महीनों के लिए जीता? 8 मंथ्स के लिए। तो बाबर जो था महज 11 साल में फरगना का शासक बन के उसने 3 लड़ाइयां लड़ी समरकंद को जीतने के लिए। और तीनों लड़ाइयों को एक बार 100 दिन के लिए जीता, एक बार जीत नहीं पाया और एक बार 8 महीने के लिए जीता। अब उसके 3 साल बाद प्लस 3 ईयर और करो तो आता है 1504। तो 1504 1504 में वो क्या करता है कि काबुल एक जगह थी और प्लस गजनी, ये दोनों जगहों पर, काबुल और गजनी, इन 2 जगहों पर जीत लेता है। जब ये जगह जीत लेता है
तो 1507 फिर अगेन इसने हर काम +3 साल में करा। अगर आप देखोगे तो +3 +4 +3 +3 1507 में इसको एक उपाधि दी जाती है पादशाह। तो इसको पादशाह की उपाधि से नामित किया गया। किसको? बाबर को। तो बाबर ने अपने 11 साल की उम्र में राजा बनता है, 1494 में समरकंद पे आक्रमण करता है, 97 में 100 दिन के लिए जीतता है, 1501 में 8 महीने के लिए, 4 में काबुल और गजनी को जीतता है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? काबुल, गजनी और समरकंद, इसकी ये 3 मेन लड़ाइयां थी। फिर इसने एक और काम किया, 1511 आता है धीरे धीरे, इसके प्लस अगेन 4 साल बाद। जब प्लस 4 साल बाद अगेन इसने क्या किया कि फिर से समरकंद पे आक्रमण किया और समरकंद को फिर जीता 1 वर्ष के लिए। और 1512 आते आते 1512 जब आता है तो ये समरकंद को हटा देता है, मींस फिर लूज कर देता है 1512 में। तो ये सारी जो लड़ाइयां इसने लड़ी समरकंद को जीतने की या काबुल को जीतने की या गजनी को जीतने की, तो ये हार क्यों जाता था? ऐसा क्या होता था कि ये कोई चीज 100 दिन में चली गई, कोई चीज 8 महीने में चली गई, कोई चीज आपकी 1 साल में चली गई? तो ये था समरकंद, काबुल और गजनी, ये 3 जगह थी हमारी। तो ये क्या करता था, जब समरकंद जीता, अगर इसने समरकंद पे जीत तो ये इसका काबुल इसके हाथ से चला जाता था। जब ये काबुल जीतता था तो समरकंद चला जाता था। जब ये गजनी जीतता था तो ये दोनों चीजें चली जाती। तो इसके साथ क्या हो गया कि एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये तीनों चीजों में पड़ा रहा, एंड ऑफ द डे इसके पास कुछ नहीं रहा। कभी समरकंद में 100 दिन का शासन, कभी काबुल में, कभी गजनी में। इसीलिए बाबर ने जो अपनी आत्मकथा रखी तुज़्गे बावरी, उसमें लिखा कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक एक भी रमजान, मींस 2 रमजान किसी एक जगह पे नहीं मनाई। मतलब इसकी लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग थी फ्रॉम 1494, क्योंकि इसके पापा की डेथ बहुत ही इसकी अल्पायु में हो गई थी, इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग थी कि इसको एक जगह पे रहने के लिए 2 साल नहीं मिले। एक रमजान ही बिता पाता था, तब तक कोई ना कोई इसको भगा देता था या इसकी महत्वाकांक्षा रहती थी कि दूसरी जगह पे ये आक्रमण करके चीजों को और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो अब ये थे कहाँ के? उज्बेकिस्तान जगह। वहां पे क्या है, सारे पहाड़, रेगिस्तान, रेतीला एरिया, पत्थर वत्थर हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था इनके पास कि जैसे जो भारत में है अपना उपजाऊ जमीन, जो हमारे पंजाब के इलाके में, बिहार के इलाके में, बंगाल में है, यूपी में है, एमपी में है, इस तरह की चीजें इसके पास नहीं थी। तो इसके लिए अब जब ये 1512 में जब इसने समरकंद दोबारा जीता, तो बाबर ने समरकंद दोबारा जीतने के बाद अब ये आता है भारत की तरफ, क्योंकि इसका जो वेस्ट वाला पार्ट था वहां से ये कोई स्टेबिलिटी नहीं पा रहा था, कोई भी राज्य ऐसा नहीं मिल पा रहा था इसको कि ये जीता जाए, ये रह पाए। तो इसने क्या किया, 1519 आया। जब 1519 आता है तो 1519 में इसने भारत की जो सीमा थी बाजौर की जो सीमा थी उस पे एक आक्रमण करता है। तो बाजौर की सीमा के साथ इसने एक था प्लस घेरा करके एक जगह थी, इसको जीता। तो 1519 में इसने भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अभी भी ये अखंड भारत अगर देखा जाए तो ये उसी का पार्ट है, बट इसने समरकंद, काबुल, गजनी के आक्रमणों से अब छुट्टी पाते हुए अब ये आक्रमण करता है भारत के इलाके में। और कहां पे करता है? सबसे पहले 1519 में बाजौर वाली सीमा में। तो जब इसने बाजौर वाली सीमा में आक्रमण किया, इसको जीत लिया, अब इसकी और महत्वाकांक्षा बढ़ गई। तो इसने क्या किया, सेम इसी ईयर में भारत का एक और एरिया था पेशावर, तो इसने पेशावर को जीता। 1519 में इसने क्या किया, पेशावर को जीता। अब पेशावर को जीतने के बाद 1520, अब ये पेशावर जीता तो ये चला गया। ये अच्छी इसके पास वो रह रही है कि कभी ये आ रहा है, कभी वो जा रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये हो जा रहा है।
तो 1520 में इसने क्या किया, ये सब इकट्ठा कर दिया। बाजौर जीता, पेशावर तो जीत ही लिया है, घेरा जीत लिया है, एक एरिया जीता इसने सियालकोट। और सियालकोट कहाँ है करंट में? पाकिस्तान। आज के टाइम की अगर देखें तो आज के टाइम में पाकिस्तान में। तो इसने सियालकोट जीता 1520 में। और 1524 आया, उसके प्लस 3 साल और ऐड करो, तो 1520 से प्लस 4 साल अगर हम ऐड करें तो इसने फिर क्या जीता? इसने जीता हमारा लाहौर। अब अगर भारतीय मैप पे देखा जाए तो लाहौर, अगर भारतीय मैप पे देखा जाए तो लाहौर और पंजाब के बीच की ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जब इसने लाहौर जीत लिया तो 1524 का जो टाइम चल रहा था, तो इसमें लाहौर जीतने के बाद अब क्या होता है, अब हम समझाते हैं इसको कि जब लाहौर जीत लिया, लाहौर जीतने के बाद बाबर की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो सीमित थी। उसकी इतनी बड़ी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही कि अब मुझे बहुत साम्राज्य किया जाए। बट हाँ, उसको प्रॉब्लम होती थी टैक्सेस की, बिकॉज उसके पास सेना थी और इतनी लड़ाइयां कर चुका था, तो उसके पास इतना पैसा वैसा था नहीं उस टाइम पे। तो 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई, अब पानीपत की लड़ाई से पहले की इंटरेस्टिंग चीज सुनो। अब भारतीय थे, तो जब ये लाहौर जीत चुका था तो पंजाब का एक राजा था जिसका नाम था पंजाब दौलत खान। तो पंजाब का राजा का नाम क्या था? दौलत खान। और दूसरा जो नाम था वो था मेवाड़ का राजा, और मेवाड़ के राजा का नाम क्या था? राणा सांगा। और तीसरा था आपका इसका चाचा, और चाचे का जो नाम था वो था आपका आलम खान लोधी। आलम खान लोधी, ये इनके चाचा थे। तो ये तीन इंसान, पंजाब का राजा, मेवाड़ का राजा और इसका चाचा, इन तीन लोगों ने मिलके बाबर को निमंत्रण भेजा। इन तीनों ने मिलके किसको निमंत्रण भेजा? बाबर को। बोला हमारे यहाँ जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली की जो सल्तनत थी उस समय, और उस समय हमारी दिल्ली सल्तनत पे राज किसका था? लोधी वंश का राज था, लोधी वंश का। और लोधी वंश में कौन शासक था? इब्राहिम लोधी। तो जो दिल्ली सल्तनत है ये कमजोर पड़ी हुई है, इब्राहिम लोधी एक कमजोर शासक है। एक काम करिए, आप यहाँ पे आइए, दिल्ली सल्तनत पे आइए, और लोधी वंश के जो शासक है इब्राहिम लोधी, उसको मार दीजिए आके, और मार देने के बाद आप चले जाइए, हम लोग अपना राज करेंगे। तो इसके चाचा पंजाब के राजा और मेवाड़, इन तीन लोगों की ये महत्वाकांक्षा रही भारत पे आक्रमण कराने के लिए 1526 में बाबर। अब बाबर के पास अगर देखा जाए तो बाबर के पास क्या है? बाबर ने 1519 में पेशावर, सियालकोट और ये सब चीजें जीत रखी हैं, और बट उसने क्या क्या चीजें हार रखी हैं? काबुल, कांधार, गजनी, ये सारी चीजें उसके, और समरकंद उसके पास ऑलरेडी नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत पे लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट ये तीन लोग बाबर को भड़काते हैं कि आप आइए और हमारे जो दिल्ली शासक है उसको मार दीजिए, आके लड़ाई करिए। तो ये बोलता है कि मेरे पास तो इतना खाना पीना भी नहीं है, तो मैं कहां से ये सब अरेंज करूंगा? तो इन्होंने बोला उसकी कोई चिंता नहीं है। मेवाड़ के राजा राणा सांगा बोले कोई चिंता नहीं है, मैं सब तुम्हें अरेंज करके दूंगा। तो अब आप ये चीज देखिए, काबुल से चला हुआ एक बंदा अपनी सेनाओं को कहां पे लगा देता है? आके पानीपत की। पानीपत कहां? हरियाणा में, मतलब पूरा पंजाब उसने क्रॉस किया। और आज के टाइम का पंजाब नहीं, पुराना पंजाब, जिसमें लाहौर और ये सारा एरिया भी हमारे अंदर था। तो वो पूरा एरिया को क्रॉस कराते कराते, और इसमें ऐसा नहीं है कि आज के टाइम की रेल चल रही है या फ्लाइट से उन्होंने लिया, पूरा सेना लेके इकट्ठा दिया, ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे पैदल आती थी, तो मतलब महीनों लगे होंगे अपनी सेनाओं को इसने दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे कहां पे लगा दिया? पानीपत में। तो जब इसने ये सेनाएं पानीपत में लगाई, तो पानीपत की जो लड़ाई हुई
वो हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो पानीपत की लड़ाई में कौन कौन दो लोग थे? एक तो था बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक, ये तो थे मुख्य किरदार। लड़ाई कब हुई? 1526 में। जगह का नाम पानीपत। ठीक, अब सेना देखो। अब अगर हम सेना की बात करें तो सेनाएं जो थी बाबर की तरफ से देखें तो बाबर की तरफ से बोलते हैं कि 15,000 सैनिक थे और 15,000 सैनिक थे और इसके पास 20 से 25 तोपें थी और इसके पास कुछ नहीं था। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 85,000 टू 95,000 सैनिक थे। 1,000 हाथी के थे और कुछ घोड़े थे इसके पास। तो पहले की जो हमारी सेना होती थी, जो भारत में सेना होती थी, वो क्या होती थी? अश्व सेना, गज सेना या फिर पैदल सेना, यही हमारी सेना होती थी। तो ये चीजें थी। अब इब्राहिम लोदी को लगा कि मेरे पास 1 लाख के करीब सैनिक है और इसके पास 15,000 सैनिक है, तो ये तो लड़ाई हम जीते ही हुए। तो ये था ओवर कॉन्फिडेंस में इब्राहिम लोदी। लेकिन बाबर के पास क्या एक्स्ट्रा चीज थी? तोपें, जो इसने 20 से 25 तोपें लगा रखी थी, मतलब एक टेक्नोलॉजी थी इसके पास। अब क्या होता है? तो 1526 में जब पानीपत में बाबर ने अपनी सेनाएं लगा दी, ये रहा सेनों की संख्या। पानीपत की लड़ाई 1526 में। अब 1526 में इसको इतिहास में हमने, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, मतलब 3 लड़ाइयां हुई पानीपत में उसी जगह पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। कब? 1526 में। कितने सैनिक? इतने सैनिक। अब इस लड़ाई में हुआ क्या? बाबर ने किसको मारा? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लेकिन कैसे हराया वो मैं आपको बताता हूं। तो बाबर ने जो टेक्निक अपनाई इस जीत करने के लिए, उसने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ी अर्धचंद्राकार। इस तरह से एक टेक्निक होती थी, इसको बोलते थे अर्धचंद्राकार, जिसको उजबेगी टेक्निक भी बोलते हैं, जिसको तुगलकी टेक्निक भी कहते हैं। तो ये 3 टेक्निक के थ्रू इसने अपनी सेनाएं ऐसे ऐसे करके खड़ी करी। ये यहां पे ऐसे मान के चलो कि ये यहाँ पे सेनाएं खड़ी है इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी सेनाएं खड़ी है। ये जो है ये इस तरह से है, किसकी सेना? क्योंकि हमारी सेना हम तो सीधे सीधे इस तरह से लगाते थे। ये थी लोदी की सेना, ठीक है। और ये किसकी है? बाबर की सेना। ये लोदी की सेना है, ये बाबर की सेना है। अब बाबर ने अपनी सेना ऐसे लगा रखी है, लोदी ने अपनी सेना इस तरह से लगा रखी है। तो अब इस टेक्निक का फायदा क्या था? क्योंकि आज के टाइम की तरह इंटरनेट तो था नहीं कि अरे ये इन्होंने इस तरह से क्यों लगाया, हम एक बार तुरंत गूगल करें और देख ले, पता कर ले अच्छा ये इस टेक्निक का काम है। उस समय ऐसा नहीं था। तो ये सैनिकों को ये समझ ही नहीं आया कि ये लगाया क्यों है इस तरह से, क्योंकि इस तरह से कभी भी कोई भी लड़ाई इस तरह से हुई नहीं, ना इन्होंने देखा और ना किसी को पता चलता कि कौन सी लड़ाई है, कौन सी चीजें जीत के आया, क्या करके आया, इतना कुछ पता भी नहीं चलता था। तो अब इस टेक्निक का, ये टेक्निक होती क्या थी? तो इस टेक्निक में इस तरह से होता था, इस तरह ये वाले जो लोग होते थे, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इस एरिया में, ये लोग अटैक करते थे और ये लोग डिफेंड करते थे। तो जैसे सैनिक इधर बढ़ा, ये पीछे हटेगा और ये क्या करेगा, जो यहाँ पे खड़े हुए लोग हैं इस तरह से आगे बढ़ेंगे और इन पे अटैक कर देंगे पीछे से आके। तो इस तरह से ये पूरा घेर लेंगे। दूसरा इसने जो टेक्निक अपनाई इसी लड़ाई में, वो अपनाई कि अपनी तोपों को इसने लगाया रूमी पद्धति में। तो रूमी पद्धति क्या होती थी? रूमी जो पद्धति थी उससे इसने तोपें लगाई। तो ऐसे करके ये सैनिक है हमारे, यहाँ पे इसने तोप लगा दी, फिर ये सैनिक कुछ पा जगह यहाँ इसने तोप लगा दी, फिर ये सैनिक, फिर ये तोप लगा दी, फिर ये सैनिक, फिर ये तोप लगा दी। तो इस रूमी पद्धति से इसने तोप लगाई। इस पूरी लड़ाई में इन जो तोपों ने काम किया वो काम ही था कि इब्राहिम लोदी की
85,000 की सेना 15,000 की सेना से हार गई। अब जो तोपची थे इनके, तो इनके 2 तोपची थे, इसमें इस तरह से ये लगाई थी इसने तोपें। तो इसके जो तोपची थे, कौन कौन थे तोपची? एक था मुस्तफा, एक का नाम था मुस्तफा, ये बहुत बड़े तोपों के बादशाह थे तोप चलाने के। और दूसरा था उस्ताद अली। तो मुस्तफा और उस्ताद अली ने तोपें इस तरह से चलाई कि जब इनके सैनिक, जो इब्राहिम लोदी के सैनिकों के बीच में गिरता था, तो हमारी जो अश्व सेना, गज सेना, क्योंकि तोपों की एक आवाज निकलती थी और जो जानवर होते थे वो उस आवाज के आदी नहीं थे। तो जानवर जब उस आवाज के आदी नहीं थे तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो एकदम चिंगाड़ पड़े और अपने सैनिकों के ऊपर ही चिथड़ बिथड़ हो गए। तो जब एक तोप चलती थी तो हजारों सैनिक मारे जाते थे, चिथड़े चिथड़े हो जाते थे उनके शरीर। तो इस तरह से ये जो नई टेक्निक बाबर ने अपनाई भारत में पानीपत की पहली लड़ाई के लिए, जीतने के लिए, और इस 20-25 तोपों से, बारूद से जो तहस नहस किया, वो किया लोदी सेना का। और इस तरह से 1526 में बाबर ने दिल्ली की गद्दी पे, जो दिल्ली की गद्दी थी, उस पे अपना आधिपत्य जमा किया। तो जब 1526 में दिल्ली में अपना आधिपत्य किया, 1526 पानीपत की लड़ाई 1526 में जीतने के बाद अब क्या था कि जो इनके 3 लोग थे, दौलत खां, चाचा इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक, अब ये आते हैं और बाबर से बोलते हैं कि अब तो हो गया, ये तो मर गया राजा, अब एक काम करो, अब तुम जाओ अपने घर। बाबर बोलता है, अच्छा मैं जाऊं, मैंने ये चीज जीती और मैं यहां से भागूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ना समरकंद है, ना मेरे पास काबुल है, ना मेरे पास मेरा गजनी है, और ना ही कुछ और एरिया है, तो मेरे पास तो यहाँ कुछ नहीं है। और उसने और उसके सैनिकों ने पहली बार देखा था कि इस तरह का मैदानी एरिया, अदरवाइज ये लोग तो रहते थे माउंटेन एरिया में, तो इन्हें पहाड़ ही दिखते थे, तो सारी तरफ से, लेकिन इन्हें पहली बार नहीं दिखा कि ये मैदानी एरिया और इतना उपजाऊ जमीन, इतना टैक्स। तो इसने 1526 की लड़ाई जीतने के बाद जो जनता थी ना, जनता, उस जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए, अपनी क्या करने के लिए? सिंपैथी गेन करने के लिए। तो इसने चांदी के सिक्के जो थे वो बंटवाए, किस चीज के लिए? अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए। और चांदी की जो सिक्के इसने बंटवाए थे, तो चांदी के सिक्के इसने बंटवाए थे जनता में, उसने इसको कलंदर की, एक कलंदर चीज होती है, कलंदर की उपाधि, कलंदर को बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको दानी, तो कलंदर की उपाधि से इसको नवाजा गया। ठीक है, तो ये तो रहा इसका 1526 का पानीपत का युद्ध। अब राणा सांगा बाबर से कहते हैं कि अब तो तुम निकलो। तो बाबर कहता है मैं निकलूं? अच्छा मैं निकलूं? तो 1527 में खानवा एक जगह है, खानवा कहां पे है? आगरा के पास एक जगह है। तो खानवा की जगह पे मेवाड़ के राजा राणा सांगा और प्लस बाबर की लड़ाई होती है। तो बाबर ने खानवा में 1527 में एक लड़ाई लड़ी, किसके साथ? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ। क्यों लड़ी गई ये लड़ाई? क्योंकि राणा सांगा ने पहले से ही ये बोला था कि तुम तो चले जाना। बाबर बोला नहीं, हम तो दिल्ली की गद्दी पर राज करेंगे। तो ये तो गया नहीं। जब ये नहीं गया तो राणा सांगा को लड़ाई करनी पड़ी। उन्होंने बोला ठीक है, हम लड़ने को तैयार। तो बाबर को इतना पता था कि ये जो राजा है राणा सांगा, ये बहुत ताकतवर है, इसको ऐसे नहीं हराया जा सकता, और इसके पास सेना भी है, तो इसको इस तरह से नहीं हराया जा सकता। तो इसने क्या किया, अपनी सेना, सबसे पहले जो इसकी सेना थी उसको बोला कि तुमको यहां रहना है कि तुमको वहां जाना है पत्थरों के एरिया में। सबसे पहले तो इसने मोटिवेट किया अपनी सेना। तो सबसे पहले इसने बोला, ये दिखाया कि यहाँ देखो सारी चीजें हैं, हर चीज है, आसानी से मिल रही है, तो तुमको यहाँ रहना है या तुमको वहां जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो थी
एक तमगा नाम का जो कर होता था, तमगा कर होता था, जो एक्चुअली ये सैनिकों पे लगाया जाता, तो इसने वो कर भी माफ कर दिया, ये इसने कर माफ किया। तीसरी चीज जो मदिरा थी ना, मदिरा पीने पे रोक लगा दी। अब तीसरी चीज में इसने क्या किया कि जो मदिरा पीना था उस पे भी इसने रोक लगा दी। तो इसने 3 काम ऐसे किए सेना के लिए। पहला इसने एक मोटिवेशनल स्पीच दिया, बात किया कि तुमको यहां रहना है या उस पत्थरों वाले इलाके में रहना है। दूसरा इसने उनके फायदे के लिए टैक्स हटा दिया जो तमगा नाम का करता। और तीसरा अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये लोग दारू में धुत ना रहे या किसी से मिल ना जाए, इसलिए इसने मदिरा पीने पे सैनिकों की रोक लगा दी। अब इब्राहिम लोदी तो मारा जा चुका। अब राणा सागा के अगेंस्ट बाबर की सेना तैयार थी जीतने के लिए। तो ये जो सेना थी ये बड़ी बहादुरी से लड़ी, किसके अगेंस्ट? राणा सागा के अगेंस्ट। और खानवा के युद्ध में राणा सागा को मार दिया इसने। और खानवा के युद्ध में जो खानवा की लड़ाई थी 1527 में, वो किसने जीती? वो बाबर ने जीती। अब इस लड़ाई में, जो खानवा की लड़ाई थी, इसमें एक शासक थे मेदिनी राय। तो मेदिनी राय एक शासक थे, और ये कहाँ के शासक थे? ये थे चंदेरी के। वहां पे पास में जगह है चंदेरी, तो ये चंदेरी के शासक थे। इन्होंने इनका साथ दिया। बाबर बोला, ए तू इसका साथ देता है, इससे तो मैं लड़ाई करके अभी लो। तो बाबर ने क्या किया, 1528 जब आया, 1528 आया, तो बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय पे भी आक्रमण कर दिया। तो 1528 में जब चंदेरी के राजा पे आक्रमण करता है बाबर, तो उस टाइम पे 1528 में बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी, चंदेरी। और चंदेरी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? बाबर और प्लस मेदिनी राय। तो मेदिनी राय बड़े आसानी से हार गए बाबर से। कोई ऐसा उसको कुछ वो भी नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये जो चंदेरी है ये बुंदेलखंड में है जगह, तो इसने बहुत आसानी से बाबर को हरा दिया। ठीक है। अब 1528 में जब ये हारे, तो इनके 2 पुत्रियां थी। तो दोनों पुत्रियों को बाबर ने अपने 2 बेटे, एक था हिंदाल और दूसरा था हिमायू, उनको दे दिया दान में। ये काम इनसे किया 1528 में चंदेरी के राजा ने। अब आते हैं 1529, क्योंकि बाबर लड़ी 1529 में। उस लड़ाई का नाम था घाघरा की लड़ाई, घाघरा की। तो जो घाघरा का युद्ध किया बाबर ने, वो किस किस के बीच में हुआ? वो हुआ अफगान, जो अफगान थे वो प्लस बाबर के बीच में। इसमें भी बाबर जीता, कुछ उसको कुछ खास करना नहीं पड़ा और बड़े आसानी से उसने ये चीज जीत ली। 1530 जब आया, तो बाबर ने 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, ये तो बाबर की हिस्ट्री रही भारत के लिए। अब ये जो लड़ाइयां हैं ये इंपॉर्टेंट, तो इनको याद करने की टेक्निक है। कब है? 1526, 1527, 1528, 1529। लड़ाई कौन कौन सी है? पानीपत की लड़ाई, कौन सी है? खानवा की लड़ाई, कौन सी है? चंदेरी की, और लड़ाई कौन सी है? घाघरा की। तो इसकी एक टेक्निक है, बड़ी आसान है, कि बाबर भारत आया, कब आया? 1526 में। तो उसने लड़ाई के सीक्वेंस देखो, उसने सबसे पहले पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने चाय पी, और उसके बाद उसने 1529 में क्या गया? घर लौट गया। तो पानी पिया से मतलब पानीपत, खानवा से खाना खाया मतलब खानवा, चाय पी से चंदेरी, घर लौट गया से घाघरा की लड़ाई। तो इस तरह से इसने ये 4 लड़ाई करी, और जिनको समझने की, जिसको याद रखने की टेक्निक ये। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी,
बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो आत्मकथा का नाम क्या था? तुझगे बाबरी। इसके बाद जब 1530 आता है तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और ये जो मृत्यु, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने जहर दे दिया था, इस चक्कर में इसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ तो तुम कर लो मुझे काम। तो 1530 में बाबर की जो मृत्यु हो जाती है उसमें कहते हैं कि बाबर की जो इब्राहिम लोदी की माँ थी उसने इसको जहर दे दिया था, इसलिए इसकी मृत्यु होती है। तो 1530 में इसकी मृत्यु के बाद इसको जो दफनाया गया, क्योंकि मुस्लिम था तो इसको दफनाया गया। दफनाया इसको कहाँ गया? आगरा। आगरा। अब ये तो इसका इनिशियल काम हुआ। 1560 जब आया तो इसको काबुल में दोबारा से दफनाया गया, काबुल में दोबारा से। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का नाम जो था वो था क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तो इसने ये अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी। जब तुजुक ए बाबरी में इसने लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए। अब ये चीज जो ये पढ़ी थी, क्योंकि इसके हुमायूं भी लड़ाई करता रहा तो वो भी नहीं पढ़ पाया, तो अकबर ने तुजगी बाबरी, क्योंकि पहले राजा अपनी आत्मकथा लिख के जाते थे तो वो पढ़ते थे, लोग पढ़ते थे, तो उससे जो कमियां होती थी राजा वो लोग भी अपनी लिखते थे, इसलिए वो पढ़ाई जाती थी। तो राजा ने तो इसका जो इसने जो लिखी थी वो लिखी थी तुर्की भाषा में। इसका अरबी में जो फारसी में जो अनुवाद था, फारसी में इसका जो अनुवाद था वो किसने कराया? अकबर ने। अकबर ने किससे कराया? अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें एक का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्होंने इसका अनुवाद किया फारसी में अकबर के कहने पे। अब जब अब्दुल रहीम खाने खाना ये पढ़ रहे थे तुर्की से और जब इसका अनुवाद कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि अरे आपके दादाजी तो बोल के गए हैं कि इनको काबुल में दफनाया जाए। तब इसने कहा अच्छा एक काम करो भैया, खोदो इनको जो आगरा में गड़े हैं। तो इसने वहां से निकाल के इनका दोबारा से जो दफन किया वो काबुल में किया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी कंपटीशन में पूछा जाता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया। तो इनिशियली बाबर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन 1560 में बाबर को स्थानांतरण किया गया उसका कहाँ पे? 1560 में। ये रही बाबर की पूरी कहानी। कल फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में हुमायूं को लेके। हुमायूं और अकबर दोनों को मैं एक साथ ट्राई करूंगा कि कंप्लीट किया जाए। धन्यवाद।